हम लोग आपस में अपने विषय पे आते हैं। भारत को विकसित और सशक्त कैसे बनाया जा सकता है और नई सरकार से उसके बारे में क्या क्या। तो शास्त्री जी आप शुरू करें। सभी सम्माननीय उपस्थित सज्जनों को मैं अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सेठी साहब ने मुझे कल बोला, ये मौका दिया, जब भी मौका देते हैं तो मैं उसको झपट के पकड़ लेता हूँ, चूकता नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों से संवाद का अवसर मिलता है। एंड आई ग्रेटली अप्रिशिएट दिस मोमेंट। जैसा कि विषय है विकसित भारत और सशक्त भारत, बहुत बड़ा कैनवस हो जाता अगर नई सरकार और तो उसमें फिर इलेक्शन और मुद्दे और वो सब आ जाता, जो सब लोग भली भांति परिचित हैं। बहुत ज़रूरी है ये देखना कि जब एनडीए की सरकार बनी और जब नरेंद्र मोदी जी का चुनाव होता है, वहाँ कुछ भाषण हुए, उसमें नरेंद्र मोदी ने एक क्लियर डायरेक्शन दिया कि जिस रास्ते पे हम चल रहे थे, जो हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव थे, जो हमने अचीव किया, हम उसी रास्ते पे चलेंगे और जो जो काम रह गए थे उनको हम पूरा करेंगे। पहली चीज़, काफ़ी लोगों में शंकाएं थी कि एनडीए बना है, एनडीए में नीतीश हैं तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं, तो ऐसे फैक्टर्स अगर वो मिल के छोड़ दें तो ये मेजॉरिटी नहीं रह जाएगी। तो उन्होंने आगे बढ़ के बहुत अपना समर्थन, जो उनका प्रगाढ़ समर्थन की भावना थी, वो उन्होंने प्रकट करी और यहाँ तक कह दिया कि मोदी जी हमारे नेता हैं और जो ये करना चाहें ये करें, हम इनके साथ हैं। इस समय जब ये भाषण चल रहा था तो हमने एक चीज़ नोट करी, चंद्रबाबू नायडू ने ये कहा कि छोड़ो ये सब कास्ट सेंसस, बात करो स्किल मैपिंग की। तो मेक इन इंडिया, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट भारत, उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है स्किल मैपिंग की जो ज़रूरत है। तो एक तरफ स्किल मैपिंग की बात है, दूसरी तरफ बात हो रही है एजुकेशन में रिफॉर्म्स की, जिसमें सब कुछ है, बड़ा डायनामिक रिफॉर्म्स की बात हो रही है। तो ये बातें होने के पहले यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली से हम भी गुजरे हैं, आप सब लोग हमसे पहले गुजरे हैं, कुछ साथ में गुजरे हैं। पहले होता था नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास, 1 साल 2 साल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो और फिफ्थ, मतलब 5 साल का तो प्राइमरी, और उसके बाद 6, 7, 8, 9 और फिर 10th 11th, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 10th 11th फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर 5 साल। तो ये कुल 15 से 16 साल में ये शिक्षा पूरी हो जाती थी, 17 साल तक जाती थी। और मुझे नहीं लगता कि जो आज पढ़ के निकल रहे हैं और उसमें और आप लोगों में कहीं मानसिक डेवलपमेंट में और नॉलेज बेस में कहीं कोई कसर हो, क्योंकि अमेरिका में जिन लोगों ने झंडे गाड़े अपनी एजुकेशन के द्वारा, वो सब इसी व्यवस्था से निकले थे जिन्होंने अमेरिका को सशक्त किया इंडिया से जा कर के। तो वो एक व्यवस्था थी जिसमें हमने ऐसा कुछ कर दिया है, सिलेबस इतने अनविल्डली बना दिए हैं कि बच्चों के पास कोई टाइम नहीं है उनको उस सिलेबस को रटने के अलावा। हमने वेकेशंस उनकी ख़त्म कर दी हैं, जो कि दुनिया में इतना कुछ सीखने को है, समझने को है। हमने अप्लाइड एजुकेशन को ख़त्म कर दिया है, हम अपनी एजुकेशन को अप्लाई नहीं कर पाते। अगर हायर सेकेंडरी में आते हैं बच्चे और अगर हम उन्हें बॉटनी पढ़ा रहे हैं और अगर हम उनको एजुकेट कर रहे हैं कि ये कौन सी प्रजाति है, स्पीशी है, तो उसको हम बाहर मैदान में नहीं ले जा रहे कि बोटानिकल गार्डन में जाके कहें कि वो ज़रा पत्तों को चीनो और लेके आ जाओ। तो बहुत गैप्स हैं एप्लीकेशन में, एजुकेशन के सब। तो इनको पूरा करने के लिए बहुत डायनेमिक अप्रोच की ज़रूरत है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, हमें क्या एलिमिनेट करना चाहिए, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड बी एक्सक्लूडेड। और हम पता नहीं हु वर दोस फोर्सेस, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, डेवलप्ड सोसाइटी में देयर आर वेकेशंस फॉर चिल्ड्रन। हमने बच्चों की वेकेशन को खा लिया, उसके बाद एक होल्ड लगी रहती है कि बच्चे को किसी तरह IIT में भेज दो, तो वो कोटा में इंस्टीट्यूट हैं सब। आई डोंट थिंक कि वो एजुकेशन और जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो सिर्फ एग्ज़ाम को क्रैक करने के तरीके सिखा रहे हैं। और बहुत हद तक हमारे स्टूडेंट्स IIT भी पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ जो उनसे जो एस्पिरेशंस, देश की एस्पिरेशन, अब हम उसको माइक्रो लेवल में जो उनके एकेडमिशियंस की एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट के साथ होती है वो मैच नहीं कर पाती, तो हम देखते हैं कि IITs में सुसाइड बहुत हो जाते हैं।
कहीं किसी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा। और फिर उसके बाद जो सिलेबस की बात है, आई थिंक एक रैशनल अप्रोच लेनी चाहिए, चाहे वो इतिहास है चाहे कुछ भी है, नथिंग इज़ फाइनल, कभी भी फाइनल नहीं है। रोमिला थापर ने इतिहास पे किताबें लिखी हैं, पर उनके जो कलीग्स थे जेएनयू में, मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ, वो भी बोलते थे शी नोज नथिंग अबाउट आर्कियोलॉजी। जब भी उन्होंने कोशिश की वो उसमें फेल हो गई। तो ये कह के मैं कहना चाह रहा हूँ कि नोबडी इज़ एन अथॉरिटी इन एवरी स्फीयर। वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र की अथॉरिटी हो सकती है बेस्ड ऑन नॉलेज अवेलेबल, और जो अनवाइंड हो रही है, जो अनर्थ हो रही है नॉलेज, उसको तो हमें जोड़ के साथ, साइंस कभी भी पूर्ण नहीं है, उसी तरह इतिहास कभी भी पूर्ण नहीं है, आर्कियोलॉजी कभी भी पूर्ण नहीं है। मैं उस थ्योरी में नहीं जाना चाहूँगा कि वेव्स एंड वेव्स ऑफ इंडो यूरोपियंस इंडिया में आए कि यहाँ के लोग बाहर गए, दैट्स अनदर सब्जेक्ट जो एक्सपर्ट्स डील करेंगे। पर हाँ, रैशनल अप्रोच इन डेवलपिंग करिकुलम एंड सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन की बात करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैं देखता हूँ, अगेन नरेंद्र मोदी ने आते ही, प्राइम मिनिस्टर बनते ही, जो पहली उनकी इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई उसमें उन्होंने फार्मर्स के लिए 20,000 करोड़ सैंक्शन किए रिलीज़ करने के लिए, शोइंग देयर बाई कि फार्म सेक्टर पे फोकस है। तो फार्म सेक्टर पे फोकस, खूब डिबेट हो चुका फार्म सेक्टर रिफॉर्म्स के ऊपर, एक्ट पास हो गया, विड्रॉ हो गया, प्रेशर रहा, और हम एंड में सीमित हो गए मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर जा करके, और एग्रीकल्चर को कैसे रिवॉर्डिंग बनाया जाए और रिटर्न्स देने वाला। बहुत छोटे थे, इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, फार्म सेक्टर, लैंड होल्डिंग्स का साइज, मार्जिनलाइज्ड फार्मिंग, लार्ज लैंड होल्डिंग्स, मतलब लार्ज लैंड होल्डिंग्स की इंपॉर्टेंट, और मार्जिनलाइज्ड फार्मिंग की ड्रॉबैक्स। तो कुछ चलता था कि कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत किया जाए, लैंड होल्डिंग्स को हम बड़ा बनाएं ताकि हम compete कर सकें। तो वो कंपटीशन तो था प्रोडक्शन को लेके कि लार्ज लैंड होल्डिंग्स, मैकेनाइज्ड फार्मिंग, इरिगेशन बहुत इंटीग्रेटेड हो जाए और रिजल्ट अच्छे आए। तो उस बीच वी हैड दिस ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन एक अलग ही किस्सा है कि हम उस डायरेक्शन में हमने अपना व्हील चलाया जहां आप सारी दुनिया कह रही है कि वापस आओ, हम तो बहुत गलत चले गए। अब तो नो टिलिंग एग्रीकल्चर की बात चलने लगी, और उस जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो हाइब्रिड सीड्स, इरिगेशन, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र, और उसका क्या नुकसान हुआ है चारों तरफ हम देख रहे हैं। अस्पतालों की बाढ़ आ गई, द कमर्शियल साइड ऑफ हॉस्पिटल्स, एंड इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन एंड इट्स आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ की बात करते हैं, वो एक अलग चैप्टर है कि भोपाल में गैस डिजास्टर हो गया, विच वॉज एन आफ्टरमैथ ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ना ग्रीन रेवोल्यूशन आता, ना मल्टीनेशनल कार्बाइड की वक्र दृष्टि यहाँ पड़ती, ना वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करते अपने सिस्टम्स को टू प्रॉफिट मोटिव के साथ, ना ये सब होता। तो हमें कॉशन की ज़रूरत है किधर जा रहे हैं। और शुरुआत की थी एजुकेशन, हम फार्म सेक्टर की बात करते हैं तो चंद्रबाबू नायडू की मैंने स्किल मैपिंग की बात की। तो अब देखिए, हम कहते हैं आईटी सेक्टर, बेल्जियन टीवी है गवर्नमेंट का, उन्होंने एक इंडिया में आए और उन्होंने एक सीरीज़ बनाई जो कि यूरोप को इंडिया से इंट्रोड्यूस करना। जो लोग नहीं जानते इंडिया को, यूरोपियंस बड़े क्लोज माइंडेड रहते हैं, उनको ज़्यादा नहीं पता, अब खुलने लगे हैं ग्लोबलाइजेशन। तो तब उन्होंने एक फिल्म बनाई, तो उन्होंने ये कहा कि हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दिखानी है तो मध्य प्रदेश आ जाओ, इंटरटेनमेंट और फिल्म दिखानी है तो बम्बई, डॉक्यूमेंट्रीज बनाने अलग अलग बम्बई चले जाओ, और आईटी का करना है तो बेंगलोर चले जाओ, बेंगलोर, हैदराबाद। तो अब ये एक फेज़ है जब ये सेंटर्स बने। इसके पहले कॉलोनियलिज्म जब था, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, और जो उनकी कॉलोनीज़ की तरह उन्होंने इंडिया को ट्रीट किया, तो किस तरह से कहाँ बंदरगाह बने, कहाँ रेलवे ट्रैक्स डले, कहाँ रॉ मटेरियल मिल रहा है, कहाँ कैसे उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए, कैसे उनको लिवरपूल और इंग्लैंड पे पहुंचाया जाए, और एंड प्रोडक्ट कैसे लाया जाए और इंडिया के मार्केट में कैसे पहुंचाया जाए। तो उनकी अपनी एक दृष्टि थी, उनके अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स थे जिसको देख के हुआ। तो अभी जो बड़े बड़े सेंटर्स थे, ये बड़े बड़े सेंटर्स कलकत्ता, बम्बई, मद्रास एंड सो ऑन, वो तो बने रहे। अब एक कुछ दिनों पहले कांग्रेसी नेता ने एक बयान दे दिया था, मुझे बड़ा झटका लगा था कि ये इतिहास से क्यों आंखें मूंद रहे हैं। उन्होंने कह दिया ये जो हिंदी काउ बेल्ट है ये तो बैकवर्ड है, अब डेवलप तो मद्रास है, बम्बई है। तो बड़े ही, मैंने कहा अगर इनको इतिहास का ज्ञान होता तो शायद वो ऐसा ना बोलते। और हमें
पूरी डायनेमिक्स को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझ के बात करनी चाहिए। डायनेमिक्स और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की जब हम बात करते हैं तो हमें इंडिया की सिचुएशन पे एक विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आजकल बहुत बातें चलती हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ ले जाएंगे देश को, बहुत बात चलती है हमारी जीडीपी क्या है, हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी हो गए, हमने इंग्लैंड को एक सीढ़ी पीछे कर दिया। बात चलती है कि हम इंडिपेंडेंस की शताब्दी बनाएंगे तो हम पहली 3 राष्ट्रों की श्रेणी में जाके पहुंच जाएंगे। पर देयर इज़ अ ह्यूज बट इन बिटवीन कि हम क्या अपने को कैलकुलेट करेंगे सिर्फ अपने जीडीपी से, क्या हम अपनी स्थिति जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसका आकलन करेंगे हम पर कैपिटा इनकम से, क्या हम अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ से आकलन करेंगे। तो देखिए बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। जब इंग्लैंड को हमने पीछे किया है एज अ मेजर इकोनॉमिक पावर उनकी जीडीपी में और हमारी जीडीपी में, अब इंग्लैंड की पॉपुलेशन है समथिंग लाइक 6 और 7 करोड़ के बीच में, फ्रांस की पॉपुलेशन है 6-7 करोड़ के आसपास, और उनकी जीडीपी देखिए, उनकी पर कैपिटा इनकम देखिए, क्योंकि पॉपुलेशन कम है। क्योंकि ये जो हम जीडीपी और पर कैपिटा इनकम इनको जो हम बात करते हैं, हम इसमें द लास्ट मैन इन द क्यू उसको कहीं भूल जाते हैं, और उसको अगर हमें याद रखना है तो बहुत छोटा सा एक फिगर है समथिंग लाइक 3.5 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन के जो बहुत एब्जेक्ट पॉवर्टी में मच बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। और जब भी हम कोई माँ बाप और साथ में बच्चा टॉडलर देखते हैं जिसके कपड़े फटे हों, जिसने नहाया ना हो, जिसके सर के बाल कंघी ना हुई हो, और माता पिता लेबरर हैं और पढ़ाई नहीं की है उन्होंने, मैं अंदर से रोता हूँ। द वेरी साइट, और वो साइट अगर मुझे याद भी आ जाती है तो आई क्राई विद, ये सोच के कि उस बच्चे का क्या भविष्य है। तो ये हमारा बैगेज है, दिस इज़ द बैगेज वी आर कैरिंग, और इस बैगेज की तरफ ध्यान देने की बात हो रही है। नेतागण ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर वो ध्यान दें तो वो वल्गर डिस्प्ले में ना रहें। यू एंटर इनटू एनी हाउसहोल्ड ऑफ अ नेता, it reflects vulgar display of wealth, and the vulgar display of wealth by a neta who doesn't have a genuine source of income, who doesn't have a practically genuine source of income, who doesn't have a successful time-tested model of enterprise. They may be having shares in enterprises which is linked to corruption and crony capitalism, and I don't know how long this country is going to tolerate that. And this is across the board, cutting across party lines. इस पे ध्यान देने की जरूरत है, और वोटर्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो देश सशक्त होगा अगर हम अपनी जीडीपी, अपनी जो हमारी नेशनल इनकम है उसको हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ध्यान दें। ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बात होती है तो आज तो हम बहुत आगे हो गए हैं, बहुत विकसित हो गए हैं। एक समय था भोपाल में कुछ लैंडमार्क्स थे, एक पॉलिटेक्निक स्क्वायर, ये ऊपर चले जाइए तो मुख्यमंत्री का आवास, और इधर ये उधर राजभवन, तो एक पॉलिटेक्निक स्क्वायर। अब वो पॉलिटेक्निक स्क्वायर ऊपर ऊंचा होता गया, ऊंचा होता गया, ऊंचा होता गया। आई वाज वंडरिंग ये रोड आर्किटेक्चर और किससे, कौन इसको अप्रूव कर रहा है, और बड़ा विशाल बन गया। और उसी समय चुनाव हो रहा था तो हम चचोड़ा पहुंच गए जहाँ दिग्विजय सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वहाँ गए तो वहाँ हमने एकदम, वो राजस्थान बॉर्डर से टच करता है, रेगिस्तानी एरिया था, वहाँ हम पहुँचे थे उस गांव में ऊँट पे बैठ के चुनाव कवर करने। तो एक दरवाज़ा खटखटाया तो उसमें नेकेड अपर बॉडी, धोती पहना एक आदमी, और उसने दरवाज़ा खोला। उसका रूम खाली था, एक चटाई बिछी थी, एक कोने में रेत थी, रेत के ऊपर एक मटका रखा था। हमने कहा हमें पानी पीना है, तो उसे तुरंत, सब कुछ साफ स्वच्छ था, उसने पानी पिलाया। हमने कहा कहाँ से लाते हैं आपके पानी, तो वो बोला कि करीब 2-3 मील दूर है, हमारी सुबह वॉक हो जाती है, जाके ले आते हैं, दिन भर चलता है, दूसरे दिन ले आते हैं। तो मैंने कहा आपके यहाँ ना सड़क है ना कुछ है, मैं ऊँट का आया हूँ, पानी भी 2 मील दूर से लाते हैं, कभी भोपाल आते हैं? कहते हैं हाँ आते हैं कभी कभी। वो शिक्षक थे वहाँ स्कूल में। तो मैंने कहा वहाँ बड़े बड़े आइलैंड बन रहे हैं, ऊंचे ऊंचे भव्य इमारतें, आपको लगता नहीं है यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए? तो कहता है वो व्यक्ति कि ये सब डेवलपमेंट आपके चोचले हैं, हमको तो नौकरी मिल गई है, अच्छी तनख्वाह मिलती है, बच्चे बाहर हॉस्टल में पढ़ रहे हैं और हमारे जीवन सही चल रहा है, नेता हमारा ध्यान रखते हैं, हम जब पहुंच जाते हैं मेरी सुन ली जाती है। वो एक अप्रोच, होप्स एस्पिरेशंस लिमिटेड थी, ये हमारी नेताजी तक पहुंच है, नेताजी से हमारी बात हो जाती है, हमारा काम हो जाता है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। पर अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम
जब ये बात करते हैं कि हम दुनिया की तीसरी शक्ति तो बनी जाएंगे और एक महान देश बन जाएंगे, अमेरिका और चाइना और इनसे मैच करते हुए। चाइना की तो खैर बात करने की ज़रूरत नहीं है, चाइना बहुत बुरी हालत है आज। चाइना इस समय उसने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स खोल लिए हैं, ताइवान, जापान, फिलीपींस, साउथ चाइना सी, ये सारे फ्रेंड्स तो हैं ही। अभी हाल में उसने रशिया के साथ भी पहले बीच में काफ़ी कुछ इक्वेशंस थी उनकी, वो भी टूट रही है क्योंकि वहाँ पर एक लेक में आइलैंड है तो उस पर नक्शा बना दिया है, उसको उन्होंने चाइना में दिखा दिया है, तो रशिया उनको अब आंखें दिखा रहा है। और इंडिया का जहाँ तक सवाल है, हमने मैचिंग पावर अक्रॉस द बॉर्डर LAC पे खड़ा कर दिया है और बहुत मुश्किल है चाइना के लिए अपने सारे फ्रेंड्स को नज़रअंदाज करके बियॉन्ड दिस पॉइंट वो कोई भी चेष्टा करे। तो इस बीच उसकी अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो पाकिस्तान को उकसा रहा है क्योंकि उनकी काराकोरम से और उनकी जो सड़कें निकलती हैं पाकिस्तान होते हुए, उसको देखते हुए। और पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था इस समय जर्जर है। अगर उसको एक रस्टिक मुहावरे में कहा जाए तो क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा वाली स्थिति में है पाकिस्तान इस समय। और दूसरा, वो टेररिज्म का जो एक टाइगर है उस पर वो राइड करना शुरू किया है। अब ये कहावत होती ना कि तो जो चढ़ तो गया वो उतर नहीं सकता, उतरेगा तो मरेगा, और चारों तरफ से वो भी पिसा जा रहा है। तो ये छुटपुट घटनाएं करने की कोशिश कर रहे हैं जो हुई हैं। और हमारी आर्मी सशक्त है काफ़ी। देखिए 100% टेरर इन्फिल्ट्रेशन कोई नहीं रोक सकता, चाहे हमने कितनी फेंसिंग भी कर दी हो। तो एक दो पहले भीड़ की भीड़ आती थी, अब इक्के दुक्के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं कहीं से, और उससे निपटा जाएगा। वी नीड नॉट बी टू मच बॉदर्ड अबाउट दैट। हम टेररिज्म से निपटने के लिए भारत को क्षमता है। हमारी NIA लगी हुई है, हर दूसरे दिन लोग पकड़े जा रहे हैं, स्लीपर सेल्स पकड़े जा रहे हैं। तो वी नीड नॉट बॉदर मच अबाउट इट, बट व्हाट वी शुड बॉदर मोर इज जो फॉरेन फोर्सेस हैं और फॉरेन फोर्सेस के एजेंट्स, जो फॉरेन फंडेड एजेंट्स इंडिया में काम कर रहे हैं, वो देश को ज़्यादा कमज़ोर करते हैं। उनसे हमें बच के रहना है। और इसके लिए इनको डिस्करेज करने के लिए हमारे पास, भारत के पास आई वुड से बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि भारत ने अपनी इकोनॉमिक स्थिति पूरे दुनिया को दिखा दी है। और उसका एक एग्जाम्पल जो हमारी शक्ति और स्ट्रैटेजीज़ हैं, हमने हमारा जो डिफेंस से रिलेटेड एविएशन सेक्टर है उसके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत थी जेट इंजन की। तो GE से बात हुई अमेरिका से, उनके साथ लाइसेंस हो गया, अप्रूव हो गया, यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट डल गया। पर देयर वाज अ कैच, उन्होंने उसमें हमको सिर्फ 80% मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दिया, 20% को होल्ड करके रखा, और उस 20% में सारे इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट है, वो हमें नहीं दिया। आप बनाइए, अब हम क्या रिसर्च कर रहे हैं, क्या इनोवेट कर रहे हैं, अमेरिका ने वो अपने हाथ में लगाम रखी। तो उसका जवाब दिया इंडिया ने। फ्रेंच कंपनी साफरा, उसके साथ डील हो गई है और 100% लाइसेंस मिल गया है, जिससे डिफेंस में ऑटोनॉमी गारंटीड होती है। और जो दूसरे डिफेंस सप्लाईज हैं वो पैग ऑन नहीं होती। मतलब आप हमारे को अगर GE के लाइसेंसिंग की जो टोटल कंडीशंस हैं, अगर आप उससे असहमत हैं और अगर आपने कोई रेजिस्टेंस दिखाया तो आपकी बहुत सारी दूसरी सप्लाईज को भी हम रोक सकते हैं। तो इस तरह से एक ये हो रहा था। दूसरा जो डिजिटल मैपिंग और डिफेंस में जो यूज़ होता है, तो उसमें बहुत प्रोग्रेस हुई है। हमारे सैटेलाइट्स हैं, हमारा जो नाविक प्रोग्राम है, और अब डिफेंस के जितनी रिक्वायरमेंट्स है उसको हम लोग इंडिजिनाइजली अपनी मैपिंग के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। और ये जो फ्रेंच इंजन की बात हुई, जेट इंजन की, और प्रोपल्शन इंजन्स भी, ये अपने ड्रोन्स के साथ भी इसको जोड़ा जाएगा। और दूसरा, स्ट्रैटेजिकली सारे बॉर्डर्स और फ्रंट्स को देखते हुए एक नई पहल हो रही है हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री में। पहले हमारी जितनी भी फोर्सेस थी, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके सेपरेट एक्ट्स थे गवर्निंग द एंटायर mechanisms of these forces। अब इनकी एक कॉमन एक्ट बन रहा है विच इज़ इन द फाइनल स्टेजेस, और कोऑर्डिनेशन की बात चल रही है। और हमारे जितने भी थिएटर्स हैं डिफेंस के, चाहे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल लखनऊ में, इन सब के कोऑर्डिनेशन के लिए, और एंड में देयर विल बी सिंगल कमांड्स। और एक और थिएटर तैयार हो रहा है
which will handle only cyberspace, missiles, the missile program, cyberspace, nuclear, ये सब मिल करके एक अलग थिएटर हो रहा है which will take the final call कि कब मिसाइल छोड़ा जाए और कब न्यूक्लियर यूज़ किया जाए। मेरे ख्याल से द डिफेंस ऑफ द कंट्री, और डिफेंस ऑफ द कंट्री का एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, ये हूथी जो अटैक कर रहे हैं शिप्स को, जब वो SOS कॉल आ रहे हैं सेव और सोल्स के, तो होता है जो सबसे नज़दीक शिप है उसको जाना चाहिए हेल्प करने, वो भाग जाते हैं और 30 नॉट्स पे जो शिप है वो हट जा रहा है और 200 नॉट से इंडियन नेवी के शिप ने जाके वो कूद के अंदर चढ़ के सबको छुड़ाया, और सारी दुनिया लोहा मान रही है इस बात का। वी हैव रीज़न टू बी कंटेंट कि वी आर इन सेफ हैंड्स एज फार एज आवर आर्म फोर्सेज आर कंसर्न। लोग उंगली एक टेरर अटैक हो गया, कहते हैं टोटल इंटेलिजेंस फेलियर। आई थिंक वी विल हैव टू अप्रिशिएट हमारी इंटेलिजेंस कैसे काम करती है, और टोटल इंटेलिजेंस फेलियर कह देना विदाउट नोइंग द टोपोग्राफी, विदाउट नोइंग द लैंडस्केप। अभी जो मैं रहा हूँ करीब 2 साल उस एरिया में रहा हूँ, जम्मू और इस एरिया में, डेंस फॉरेस्ट, अनड्यूलेटिंग अप एंड डाउन सरफेस, केव्स बहुत मुश्किल है उसमें। अब हम सोचें कि 2 लोग इन्फिल्ट्रेट, यू कैन नॉट इमेजिन, मोड़ पे केव्स हैं, डीप केव्स हैं। अब एक केव के अंदर 2 इन्फिल्ट्रेटर्स बैठ जाएं जाके, आप उससे 4 फीट पे चलते हुए चले जाएं, दे विल बी एबल टू सी यू बट यू विल नॉट बी एबल टू सी देम। और अगर आपने देख लिया और कन्फ्रंटेशन होता है तो गोलियां दोनों तरफ से चलेंगी और दोनों तरफ कैजुअलिटी हो सकती है, 1-2 लोग छुपे हों। इन बातों को अप्रिशिएट करना चाहिए। इट हैज़ नथिंग टू डू विद इंटेलिजेंस। किसी ने टनल खोद के निकल आए और उस टोपोग्राफी में खो गए, पर उनको हाउंड भी कर रहे हैं, मार भी रहे हैं। एक तो स्किल मैपिंग, और दूसरी हमने बोला था जो बड़े शहर, कहीं IT है, कहीं इंडस्ट्री है, कहीं फिल्म है। अब ये बहुत ज़रूरी है कि रीजनल लेवल पे हमारी मानसिकता बदले, और रीजनल लेवल पे बहुत ज़रूरी है एजुकेशन और स्किल, एजुकेशन लिंक टू इंडस्ट्री, एजुकेशन लिंक टू प्रोडक्शन एंड स्किल्स लिंक टू प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन अब ये है कि यूनिवर्सलाइज होना ही पड़ेगा। हमें अपने प्रोडक्शन को जब यूनिवर्सलाइज करना पड़ेगा, तो एक जो इनहेरिटेड ट्रेड और स्किल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए हमें चहुमुखी विकास की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सबको जोड़ने की। और जो इस पे एक छोटा सा उदाहरण दे के मैं क्लोज करूँगा अपनी बात। पुरानी बात है 1998 की, तो मैं इटली गया था और वहाँ एल्प्स रीजन में ट्रैवल कर रहा था। तो एक गांव में somebody I knew, an Italian village, जो कि लिविंग स्टैंडर्ड अपने शहरों में जो अपर मिडिल क्लास लोगों का होता है उस लेवल का लिविंग स्टैंडर्ड। तो वो फार्मर, उनके घर में हमें बुलाया गया था लंच के लिए। तो जब हम गए तो हमें पता है कि वो सज्जन पति पत्नी और उनका एक बेटा है, एडल्ट सन। ये मुझे उनके बारे में पता था कि जब जाएंगे तो इनसे मुलाकात होगी। तो उन्होंने कहा आइए लंच पे बैठे। तो मैंने कहा वो बेटा कहाँ है आपका? तो उनके मुंह से निकला कि वो फैक्ट्री में है। तो पहले तो हम गांव में आए हैं, उन्होंने एक पल पहले अपनी खिड़की पे वो बैम्बू की शिक लगी थी, उसको रोल अप किया, तो बाहर जो दिख रहा था तो होराइजन तक खेत दिख रहे थे। तो कहते हैं सारा खेत मेरा है। तो नाउ 1% सेइंग सारा खेत मेरा है, उनका एक ही बेटा, तो कहाँ है? वो कहते हैं वो फैक्ट्री में है। तो एक्चुअली इटालियन में इवन इफ इट इज़ अ वर्क शेड दे कॉल इट अ फैक्ट्री। तो कहते हैं हम खाना खा लीजिए फिर चलते हैं उनके पास, वो आज बहुत बिजी है एंड इट वॉज अ संडे। तो हम लोग खाने के बाद गए तो पीछे, घर के पीछे एक गैराज था। गैराज में एक वर्किंग टेबल थी, ऊपर से एक लैम्प चल रहा था, वो स्टूल पे बैठा था और वो आर्मेचर वाइंड कर रहा था मोटर का। तो पूछा कि खाने आ जाते? कहते नहीं, वो आज मेरा डेडलाइन थी, मुझे 5 बजे देना है बना के, और आजकल ये इरिगेशन का सीज़न है, पंप्स के वो जल जाती हैं मोटरें, तो इसलिए कभी बहुत ज़्यादा काम है और रखी हूँ। तो पूछा कि इतना खेत है तो ये क्यों कर रहे हो? तो उसने बोला कि जो फादर था उसने बोला ये तो मैं अकेले कर लेता हूँ, मैकेनाइज्ड है, ट्रैक्टर हैं, सब हैं, हार्वेस्टर हैं, इसमें 2 जनों की क्या ज़रूरत है? तो इसको भी तो कुछ प्रोड्यूस करना चाहिए और मेरे बाद तो यही देखेगा खेत। दिस वॉज अ मैसेज। और नीड और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने गैप्स हैं। मोटर ख़राब हो गई तो वो शहर जा रहा है तो यहीं मिल गया काम करने वाला। एक उदाहरण, छोटे छोटे उन्होंने मैंडेटरी लॉज बनाए हैं। गांव भी है और छोटा सा वहाँ पर एक कोई भी दुकान है किसी भी चीज़ की, या बार्बर का सैलून है, तो एक रूल है कि 2 साल में एक बार सारा रंग करो और पर्दे बदलो, अपहोल्स्ट्री बदलो। दैट्स अ रूल। तो इस रूल से क्या होगा, वहीं पर एक मटेरियल प्रोवाइड करने की भी शॉप है, पेंट करने वाले भी लोग हैं,
टेलर भी हैं जो सी रहे हैं पढ़ते, ये सब हैं उस गांव में लोग। तो धीरे धीरे लोगों को काम मिल रहा है। फिर हमने पूछा उनसे कि इसको आप रेगुलेट कैसे करते हो अगर ये मैंडेटरी है? कहते कुछ नहीं, किसी एक दुकान से कह देंगे जो आपने खरीदा है इसका बिल दे दीजिए मुझे, बिल लेकर हम कहाँ से लिया वहाँ पहुँच जाएंगे, आपने स्टॉकिंग करी है कि नहीं तो चेक कर लेंगे, सब सही चल रहा है। बिकॉज देयर इज अ फियर कि पकड़े जाएंगे तो ट्रेडिंग लाइसेंस ही खत्म हो जाएगा। तो देयर इज वेरी स्मॉल, मतलब उसको ट्वीक करने के तरीके हैं जिसको बिल्ड कर करके दे हैव रीच्ड समवेयर। और मैं अगर अपनी बात खत्म करके बैठ जाता है, मैंने कहा था ये आखिरी बात कह रहा हूँ, तो मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ दी। ये नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि नाउ देयर विल बी अ वॉर अगेंस्ट करप्शन। तो हम अगर बात करते हैं टू कैच अप विद, हम तीसरी शक्ति बन जाएंगे और यहाँ पहुँच जाएंगे और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, और अभी 3 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन है तो 2000 तक बिल्कुल नहीं रहेंगे, सब ऊपर उठ जाएंगे। तो ये यूटोपिया आने से रहा अगर करप्शन है। अगर हम कहें केंद्र सरकार में हर सचिव, हर ये बिल्कुल हाईली कंट्रोल्ड, कोई करप्शन नहीं है। बट इतना बड़ा देश है, स्टेट्स हैं, फ्रॉम सेक्रेटरीट, मंत्रालय डाउन टू तहसीलदार, पटवारी लेवल तक। कल मेरी बात हो रही थी, मेरा एक मित्र, ही रिटायर्ड इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वी वर डिस्कसिंग करप्शन। कहता हमें अपनी ज़मीन का नक्शा चाहिए, जो गवर्नमेंट कहती है ऑनलाइन मिल जाएगा, तो ऑनलाइन जाइए तो ऑनलाइन बंद है। 1 महीने बाद देखा तो ऑनलाइन बंद है। पूछो तो कहते हैं बहुत ट्रैफिक है इसलिए बंद है। तो उनके ऑफिस चले जाओ तो कहते हैं इस पर 10,000 रुपये लगेंगे नक्शा निकालने में। उसके बाद उसके पास क्या सिस्टम है, वो वहीं कंप्यूटर पे वो ऑनलाइन चलता है, वो सारे डिटेल फीड करता है, वहाँ से प्रिंट आउट आ जाता है, दे देता है। कहते हैं मेरे साथ हाल में हुआ था, दिस एक्सप्लेन्स। तो वो एक इंसिडेंट बताया। और यहाँ पर मेरे पूज्य पिताजी का देहांत हुआ तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी उस पर नामांतरण होना था उनके वारिसों का। तो नामांतरण की प्रक्रिया में हम जो गए तो अजीब शिक्षा लेके बाहर आए। मतलब जो SDM, आई हैव नो कॉन्स इन सेइंग, हाईली करप्ट, सीधे मुंह पे पैसा मांग रहा है सीधे, और कहता है नहीं तो ये कागज़ आपका, ये डस्टबिन में डाल रहा हूँ, इट्स एज गुड एज अ पीस ऑफ पेपर इन द डस्टबिन। तो ये उसने बोला। तो आई वॉज रेफर्ड टू हिम बाई द कमिश्नर भोपाल। उनने फ़ोन किया था कि शास्त्री जी मेरे मित्र हैं, जा रहे हैं, इनका काम कर दीजिए। उसके बाद दिस इज़ व्हाट ही डिड। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने जाके कमिश्नर को नरेट किया कि ऐसा ऐसा कर रहा है यार, मार्क माई वर्ड्स, ऑल दिस हैपेंड। कमिश्नर पिक्ड अप द फोन एंड सेड, और कैसे हो? ऐसा है, वो एक सेक्रेटरीट से आया है, अपने को कुछ प्रपोजल देना है गवर्नमेंट को, आप आ जाओ, अपन बैठ के बनाते हैं, मेरे साथ चाय भी पी लेना और बातें करेंगे। अच्छा ये शास्त्री जी आए हुए, इनका कोई काम है वो भी कर दो ना, फोन रख दिए, दैट्स इट, दिस इज अ पिक्चर ऑफ। ये खत्म होना चाहिए जो करप्शन नीचे। हल एक लास्ट, मेरे मित्र थे, BBC करस्पॉन्डेंट थे, जनसत्ता के थे, उनका देहांत हो गया, महेश पांडे। मिस कहने लगे मेरी बेटी का एडमिशन कराना है तो उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, चलो मेरे साथ कलेक्ट्रेट। हम कलेक्ट्रेट पहुंच गए। तो अब कलेक्ट्रेट में बाहर एक विंडो पे खड़े हैं, तो अब अभी कोई नहीं है विंडो पे। इतने में एक आया, नहीं साहब आज तो हमारा पिछला बैकलॉग है, आप कल आइए। उसने तंग किया। फिर पीछे से कोई और आया, कहता साहब पैसा दे दो, काम अभी हो जाएगा। तो महेश पांडे बोले चलो ले ले, तो ऊपर अपन कलेक्टर से मिल के आते हैं। कलेक्टर वॉज वेरी रिफ रैफ, अनकूथ, आई विल नॉट नेम हिम, ही बिकेम अ चीफ सेक्रेटरी लेटर, वेरी अनकूथ। अरे साहब ध्यान कर रखिया करो, हर बात को लेकर हमारे पास आ जाओगे, छोटी छोटी ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट वाले भी आने लगेंगे तो भीड़ हो जाएगी। दिस इज व्हाट ही टोल्ड टू द ब्यूरो चीफ ऑफ द हिंदू एंड द BBC correspondent in Madhya Pradesh. He had the audacity to, and he didn't ask us to sit, we sat down ourselves. He didn't have the courtesy to sit back here. ये सब बंद होना चाहिए। शास्त्री जी, तो मैं चाहूँगा कि 5 मिनट आप लोग दे दें, बहुत देर हो गई है, पर कुछ बातों पे मैं अपना बेहर साहब ने 2 पॉइंट रखे। एक तो उन्होंने ये रखा कि गरीबी बहुत ज़्यादा है, कैसे होगा। मैंने उस पर बहुत एम्फेसिस दिया था कि अब इतने बिलो पॉवर्टी लाइन 3 करोड़ हैं, करीब 30 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं, तो ये हमारा बैगेज है, हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। पर आज 3 करोड़ हैं, पर आज से 10 साल पहले 15 करोड़ थे। हमें याद है फिगर्स, 30 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन, एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन के नीचे 16 करोड़, ये फिगर्स याद है, नॉट वेरी फार। धीरे धीरे आज 3 करोड़ की बात हो रही है, तो हम ऊपर उठ रहे हैं। अगर निर्मला सीतारमन ने कह दिया पिछले बजट स्पीच में कि हम 2027 तक हम डेवलप कंट्रीज़ की लाइन में वहाँ तक पहुँचेंगे, फाइन, वो एक टारगेट है। 27 तक नहीं पहुँचे तो 29 तक पहुँचेंगे, पर उस तरफ बढ़ना है। और हमें ये कुछ फिगर्स हैं जो मैं लाया था, जो हमें नहीं भूलने चाहिए। एक बात उठी थी, आपने कहा कि मोदी जी ने कहा हम टॉयलेट देंगे, ये देंगे, तो इसके ऊपर स्पेसिफिकली 3-4 मैं फिगर्स दूंगा।
120 मिलियन टॉयलेट्स बनाए गए, 120 मिलियन, 100 मिलियन गैस कनेक्शंस दिए गए, 350 मिलियन हेल्थ कार्ड्स दिए गए आयुष्मान, 430 मिलियन माइक्रो लोन्स दिए गए हैं। और जॉब्स की बात नहीं करूँगा, वो तो गवर्नमेंट क्लेम करती है कि 85 मिलियन जॉब्स क्रिएट किए गए हैं, दिए गए नहीं, क्रिएट किए गए हैं। और 600 मिलियन लोगों के बैंक अकाउंट्स खोले गए डायरेक्ट। तो ये तो हुआ है, एंड दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट, वी आर गोइंग टू मूव अहेड एंड अहेड एंड अहेड, दैट्स वन पॉइंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली बात है, जो कुछ पॉइंट्स उठे उसमें ये है कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम एक जगह कदम ताल कर रहे हैं, एक बात ये। दूसरी बात उठी कमज़ोर सरकार, हंग पार्लियामेंट, मेरे मित्र सरमन जी ने हंग पार्लियामेंट की बात की, तो मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा UPA 1, UPA 2, द एंटायर UPA उनको माइनॉरिटी आई थी और फिर कॉबिल अप किया गया था सपोर्ट और सरकार में आए थे 89 ऑनवर्ड्स। और राजीव गांधी आफ्टर इंदिरा गांधी गॉट 2/3 मेजॉरिटी एंड ही कुड नॉट कंप्लीट 5 years, 4/5 मेजॉरिटी, और वो गिर गई थी, 4 साल पे गिर गई थी। और उसके बाद VP सिंह की सरकार को देख लीजिए, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली चलता रहा और मेजॉरिटी गवर्नमेंट। पर वी हैव टू एक्नॉलेज द फैक्ट, इससे हमें आंख नहीं मूंदनी चाहिए, वी शुड बी सक्ड इनटू एन ऑपोजिशन प्रोपेगेंडा जो सरकार में नहीं आ पाए। This is a pre-poll alliance. A pre-poll alliance is a consolidated alliance and they got a majority. और उसमें भी the largest party, उसको इस बार इतने वोट आए जितने सारे अलायंस की 27 पार्टियों को मिलकर नहीं आए। तो इसको हंग पार्लियामेंट तो किसी हालत में नहीं कहना चाहिए, मेरा व्यू है। एंड यू आर एंटाइटल्ड टू योर राइट, बट मैं जो मतलब यू आर एंटाइटल्ड कमीशन बनाया उसकी बात की मैंने। फाइन। तो ये तो एक स्टेज आई। अब फाइनली गवर्नेंस की बात आ रही और फेडरल स्ट्रक्चर में गवर्नेंस, जॉब्स की बात आ रही थी। विदेश में जाकर के हमारे जो NRIs हैं और हमारा जो डायस्पोरा है, इसलिए झंडे गाड़े हैं और इनकी रिस्पेक्ट है हर जगह, चाहे यूरोप में चाहे अमेरिका में। अगर 100% नहीं तो मेजॉरिटी यहाँ की रिजर्वेशन सिस्टम से त्रस्त होकर सीधे एम करते हैं। और तमिलनाडु में तो वो लोग कहते हैं दलित सरकार, आगे बढ़ के कहते हैं कि हमारी तो दलित सरकार है, और रिजर्वेशन 70% तक शेड्यूल 9 में डाल देते हैं। और अभी बात चल रही है कि बिहार में बात चल रही थी, शेड्यूल 9 में डालो, आगे बढ़ो, 70% पे ले जाओ, 80% पे ले जाओ। मध्य प्रदेश में हमने आगे बढ़ के चलाया था आंदोलन, सपाक्स का आंदोलन, एंटी रिजर्वेशन, और उससे बीजेपी हार गई थी मध्य प्रदेश में चुनाव। 6 लाख नोटा वोट पड़े थे, 100 सीट के ऊपर 1000 से 1500 वोट्स का फर्क था और बीजेपी हार गई। और नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ करके जनरल कैटेगरी के आर्थिक स्थिति पे 10% रिजर्वेशन दिया। उसका नतीजा क्या हुआ? जो जनरल कैटेगरी में ब्राइट हैं उनके लिए तो अब और कम हो गई, जो जनरल कैटेगरी में ब्राइट हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो 40% लोग तो सफ़र कर रहे हैं, उस पर बहुत कम बची है। और उसमें भी OBC अगर वो मेरिट में आगे आ जाता है तो जो बची हैं वो भी कम हो जाती हैं। एंड हर वक्त ऐसा नहीं है कि 100 पोस्ट हैं और 40 की कहीं 4 पोस्ट हैं, कहीं 5 पोस्ट हैं, सारे दरवाजे बंद होते चले जा रहे हैं। ये रिजर्वेशन, हाँ, ये कहना कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो परफेक्ट था और हमारे फाउंडिंग फादर्स ने बनाया था, बिल्कुल बेईमानी होगी कहना, क्योंकि कितने 100 बार इसके अमेंडमेंट हो चुके हैं। हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए और अमेंडमेंट की गुंजाइश तो हमेशा होनी चाहिए। अब लोग क्या करोगे तुम अमेंड, तुम्हें तो मिली नहीं मेजॉरिटी, तो यानी तुम हमारे वोट बैंक को छेड़ नहीं सकते, और नाचने लगे। कल टीवी पे एक आए, वो बोलने लगे हमें तो मैंडेट मिला है अपोज करने का। इंटरेस्टिंग, मान तो ली हार की, अपोज करने का ही मैंडेट मिला, राज करने का मैंडेट नहीं मिला। ये कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन कल एक टीवी पे बोला। तो इन्हीं बातों में खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, ऐसा नहीं है। और कुछ मुद्दे हैं जहां यूनिवर्सल अप्रोच होनी चाहिए। अगर स्पिरिट और लेटर को फॉलो करना है तो कब तक रिजर्वेशन रखना है, और रिजर्वेशन में भी उसको इतना बिगाड़ा गया है अमेंडमेंट कर करके, और वो नरसिंह राव के वक्त भी हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त भी हुआ। किन लोगों ने स्टीयर किया उन अमेंडमेंट्स को, देखने की ज़रूरत है, उसको पियर्सिंगली देखने की ज़रूरत है। बिगाड़ दिया है और ऐसा उसको कठोर आयरन शैकल्स में कर दिया कि लोग हिला नहीं सकते उसको। दिस इज़ अ ट्रेजेडी। तो हम सशक्त बनने की एस्पिरेशंस पे भाषण दे रहे हैं, कमजोरियों को गिनाने की कोशिश है। आज नहीं तो 5 साल बाद उनको दूर करें। एक ऐसी मेजॉरिटी व्यू आए, और मेजॉरिटी व्यू की बात करनी है, अवेयरनेस की बात करनी है। लास्ट उदाहरण, आप भारत के नक्शे को देख लीजिए। देयर इज अ ब्रॉड बेल्ट, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा,
87 में से 84, दैट्स एन इंडिकेटर। अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, वोटर अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, सो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, पर होपफुल हैं कि अगर हमने गलत चीज़ों को आइडेंटिफाई किया, टैकल किया, और तो सारे इंटरवेंशन तो दे वर एडिंग टू द डिबेट, सो आई विल नॉट गेट इनटू दैट, तो हम भी इनलाइटन होके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, अच्छी काफ़ी डिस्कशन रही, और समापन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब चीज़ें आएंगी।